हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, दिस इज़ प्रिया पवार। आज है 13 सितंबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करने वाले हैं। मतलब पिछले दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उन सबको हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ बिकम वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अब विश्व की 40वीं सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फर्म बन गई है। ठीक है, इनको तो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, अब ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इनका जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिया हुआ है इनका जो भी लोगो है। लोगो के साथ में इसका टाइटल आप देख लीजिए, ग्रोथ इज़ लाइफ। काफ़ी अच्छा टाइटल है, ग्रोथ इज़ लाइफ। तो इसको आपको याद रखना है। तो मुंबई महाराष्ट्र की ये न्यूज़ है कि जो बिलियनर है मुकेश अंबानी, उनके द्वारा जो शुरू की गई थी उनकी फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो टॉप 40 में आ गई है। विश्व की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फर्म्स में इनका नाम आ गया है, 40वें स्थान पे ये है। और पहली इंडियन कंपनी है जिसने 210 बिलियन यूएस डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस किया है। तो आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है 40वीं सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फर्म बन गई है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि पहली इंडियन कंपनी है जिसने 210 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस किया है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। हाँ, अभी आती है इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या क्लासरूम सीरीज़ के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। ठीक है, इसमें इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स होंगे लगभग 2021 तक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ये स्कीम है, जिसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड उनको कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छा मूव है नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेस्कॉम ने किस इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके साथ में, ये आईटी फर्म है उसके साथ में टाई अप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ट्रेनिंग देने के लिए। तो आपको याद रखना है ये है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एआई क्लासरूम सीरीज़ प्रोवाइड करने के लिए अभी टाई अप किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमको पता होनी चाहिए। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो स्टूडेंट हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्किल किया जाए, या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनको कौशल प्रदान किया जाए। ये 2021 तक आपको करना है। इस इनिशिएटिव का यही एम है या यही उद्देश्य है। तो एआई की जो क्लासरूम सीरीज़ होगी वो माइक्रोसॉफ्ट एआई, मशीन लर्निंग इसमें हम सिखाएंगे। साथ ही साथ डेटा साइंस के जो एक्सपर्ट हैं वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को विदाउट एनी कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। डेटा साइंस भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसको अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं तो उसको बैकग्राउंड में जितना भी स्टैटिक्स है उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उसमें हम जो भी अंदाजे से या उनका पूरा एनालिसिस करने के बाद पुराने डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसको एनालिसिस करके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं। तो इस तरीके से डेटा साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो डेटा साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट है वो इन अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ऑनगोइंग एफर्ट जो था नेस्कॉम का, ठीक है, नेशनल प्रायोरिटी के साथ में स्किल्स प्रोवाइड करने के क्षेत्र में, इसी के तहत उन्होंने एक इनिशिएटिव लाया है जिसमें लगभग 1 मिलियन बच्चों को एआई की ट्रेनिंग देनी है 2021 तक। ये कोलैबोरेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट और एआई, मशीन लर्निंग, साथ ही साथ जो डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट हैं उनको ऐसे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे जाएंगे, लाइव डेमो दिए जाएंगे, वर्कशॉप्स उनकी कराई जाएंगी और उनको साथ ही साथ में असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। देखिए, डेमो देना, फिर उनके बाद उनको अच्छे तरीके से उसको एप्लीकेशन करना सिखाना, सिखाने के बाद असाइनमेंट देने से
उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ब्रॉड होगी और साथ ही साथ वो एप्लीकेशन वे में भी उसको सीख पाएंगे। मतलब आप जानते हैं, अगर जब तक आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल ना करें तो उस चीज़ का जो मेन इम्पोर्टेंस है या करंट सिनेरियो में वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये हमको समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो असाइनमेंट के थ्रू आप देख पाएंगे कि बच्चे कितने तरीके से उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं, साथ ही साथ जो भी हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे उनको बेनिफिट हो ये भी पता चल जाएगा। अब नेस्कॉम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेस्कॉम जो है ये एक एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। ये प्रीमियर ट्रेड बॉडी है, ठीक है, व्यापारिक संगठन है जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स टेक इंडस्ट्रीज जितनी भी है इंडिया की, लगभग इसमें 2800 मेंबर कंपनीज़ है, जिसमें इंडिया की भी और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। तो आपने नेस्कॉम देख लिया। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, मतलब एक ग्रुप है। नेस्कॉम एक ग्रुप है जिसमें लगभग 2800 मेंबर कंपनीज़ है, जिसमें इंडिया की भी कंपनीज इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या होगा, जो भी सारे स्टार्टअप्स है और सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से लेकर के सर्विसेज प्रोवाइड करने तक की यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। और ये जो भी फॉर्म्स है ये गाइडेड होती है इंडिया का जो विज़न है उससे। इंडिया का विज़न क्या है कि हमको डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबली बनना है, मतलब हमको हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटल करना है और उसको ग्लोबली इसका प्रचार प्रसार भी करना है। इसलिए नेस्कॉम भी इसी चीज़ पे फोकस करता है ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको ट्रांसफॉर्म कर दे और ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ें। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, दिल्ली में अभी जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक नया जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। ये है ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम, ठीक है। इससे जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको कोविड पेंडेमिक के समय में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फाइल करने के लिए मदद मिलेगी। तो ये सेकंड बना है। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र में भी ई फाइलिंग सिस्टम लागू हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने 8 सितंबर 2020 को इनाग्रेट किया है इसको, ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम को, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम रिसेंटली जो लॉन्च हुआ 8 सितंबर को, वो दिल्ली में हुआ है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसको इनाग्रेट किया है। इससे कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कंज्यूमर्स को या उपभोक्ताओं को, वो कंप्लेंट जल्दी से दायर कर पाएंगे। अब इसमें जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं दिल्ली जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे इमरान हुसैन, ये याद रखना है नाम आपको, क्योंकि हो सकता है इस न्यूज़ से पूछ ले कि कंज्यूमर अभी ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है दिल्ली में, तो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, इमरान हुसैन, ठीक है। ये वहाँ पर शामिल थे। साथ ही साथ जो टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के थे, वो भी उस समय में इनाग्रेशन के समय में प्रेजेंट थे। तो ई फाइलिंग सिस्टम मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन अब अपनी कंप्लेंट दे पाएंगे। जो भी कंज्यूमर है दिल्ली में कोविड पेंडेमिक के समय में उनको जो भी तकलीफ़ आ रही है उसके लिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 5G नेटवर्क पर भारत, अमेरिका, इजराइल कर रहे हैं मिलकर काम। मतलब अब आपको पता है भारत में कौन सा जो स्टेट है वो सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं अमेरिका में, तो सिलिकॉन वैली है ही। और इज़राइल में एक और जगह है जो कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो 5G नेटवर्क है उस पर ये तीनों देशों की सहमति हुई है कि ये तीनों मिल कर के इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसको आगे अप्लाई करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसकी तलाश करेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाती है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए,
भारत, इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो तीनों देश है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ या विश्वसनीय और सुरक्षित 5G नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं। जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में काफ़ी आगे है बेंगलोर, तो बेंगलुरु, साथ ही सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए में है, और तेल अवीव, ये याद रखना है आपको, ये नाम आपको याद रखना है, तेल अवीव ये इज़राइल का है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5G नेटवर्क से संबंधित 5G नेटवर्क से संबंधित इज़राइल का कौन सा ऐसा शहर है, तो आपको याद रखना है तेल अवीव। या ये पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में सबसे अग्रणी इज़राइल में कौन सा शहर है, तो याद रखना है आपको तेल अवीव। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी पर पहले ये रिसर्च करेंगे, तीनों जगह पर, तीनों शहरों में होगा, अपने अपने देश में टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर आप ये जो तीनों शहर हैं उनको जानते हैं। तो याद रखना है, पहला है बेंगलुरु, दूसरा सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए में है, और तीसरा है तेल अवीव जो कि इज़राइल में है। तो ये तीनों देश मिलकर के इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि 2017 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इज़राइल गए थे। ठीक है, उन्होंने दोनों देशों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको प्रायोरिटी दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो ट्राइलेटरल या त्रिपक्षीय जो साझेदारी होती है उनके लिए उन्होंने कहा था कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इंटरनेशनल अगर डेवलपमेंट देखें तो उसमें जो अमेरिका की एजेंसी है USAID, ठीक है, अमेरिका की एजेंसी है USAID, उसके जो उप प्रशासक है बोनी ग्लिक, उन्होंने कहा था कि 5G में आपसी सहयोग तो बड़े कदमों की दिशा में सिर्फ पहला कदम है। मतलब जो भी आने वाले दिन हैं उसमें और ज़्यादा अच्छे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं USA के साथ में, और काफ़ी अच्छा काम हम कर पाएंगे। तो ग्लीक ने यह भी कहा था कि हम विज्ञान तथा शोध और विकास तथा अगली पीढ़ी की जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें मिलकर काम कर रहे हैं, और इस भागीदारी के ज़रिए हम आधिकारिक तौर पर आपस के प्रगाढ़ होते संबंधों की पुष्टि कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से ये कहने का ये मतलब है कि अभी 5G है वो सिर्फ एक कदम है, आगे बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होंगे या बहुत सारी ऐसी साझेदारी होगी जिससे डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा दोनों ही कंट्रीज़ में। अब पूनम खत्री जो है जिन्होंने 2019 में सिल्वर मेडल जीता था वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, अब वो अपग्रेड हो गया है गोल्ड में। ठीक, तो अपग्रेड हो गया गोल्ड में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ पूनम खत्री, ये है पूनम खत्री, और इन्हीं का ही जो सिल्वर मेडल है वो अपग्रेडेड हो गया है गोल्ड में। तो अब आप पूछेंगे कि किस फील्ड से ये संबंधित है, तो ये मार्शल आर्ट से संबंधित है। ये हाईलाइटेड है, आप इसको देख लीजिए। पूनम खत्री जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, अब वो अपग्रेड हो गया गोल्ड मेडल में। उनका जो मेडल है वो ईरान की जो मरियम हाशिमी है वो अपने डोप टेस्ट में फ़ेल हो गई थी। ठीक है, डोपिंग मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो कि आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, और ये अगर आपने किया है तो स्पोर्ट्स के लिए इसको काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। और इसी मरियम जो हाशिमी है वो डोप टेस्ट में फ़ेल हो गए थे, इसके कारण से अब इनका जो सिल्वर मेडल है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो आपको ये पूछ सकता है कि किसके अगेंस्ट इनको मिला था, तो मरियम हाशिमी ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, उसके कारण ही इनका जो गोल्ड मेडल है पूनम खत्री का वो अपग्रेड हो गया है। और इन्होंने जो खेल खेला था वो मतलब जो मार्शल आर्ट में वो 75 kg कैटेगरी में फाइनल में इन्होंने खेला था, जो कि चाइना में हुआ था 2019 में। याद रखिएगा मैं बात कर रही हूँ वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि मार्शल आर्ट्स में पूनम खत्री को सिल्वर मेडल मिला था। उन्होंने मरियम हाशिमी से वो हार गई थी, लेकिन मरियम हाशिमी अब डोप टेस्ट में फ़ेल हो गई हैं, इसके कारण से इनके मेडल को अब अपग्रेड कर दिया गया है गोल्ड मेडल में। ऑब्वियसली वो फाइन प्ले नहीं होता कि अगर आप डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग के साथ में अगर आप जीत रहे हैं तो फाइन प्ले नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो सही में एक्चुअल जो अचीवर होना चाहिए उसको जो है उसके लिए ये अनऑब्वियस हो जाता है कि
आप इतनी मेहनत करने के बाद आगे नहीं बढ़ रहे हैं और कोई डोपिंग करके आगे बढ़ जाए। तो से नो टू डोपिंग एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी है वो लगभग उसके जीडीपी में अब -11.5% होने वाला है। ये मूडीज़ ने प्रेडिक्ट किया है 2020-21 के लिए। कारण क्या है? ओनली कारण यही है कि अभी जो कोविड महामारी या कोविड पैंडेमिक चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज फ्राइडे को उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको समझना है तो आप जाकर के इकोनॉमिक सेक्शन में जा सकते हैं। मैंने रमेश सिंह की बुक फॉलो करी है और उससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से जीडीपी क्लियर हो जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कुछ मैंने उसको समझाया है, वो आप जाकर के देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगी इन फ्यूचर। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए जीडीपी क्या होता है वो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो मूडीज़ एक रैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक एजेंसी है जिसने ये प्रेडिक्ट किया है या ये अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो जीडीपी है या सकल घरेलू उत्पाद है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव होने वाली है। नेगेटिव तो होने वाली है हमको पता ही था, लेकिन ये माइनस में 11.5% होने वाली है। करंट जो फिस्कल ईयर चल रहा है या वित्तीय वर्ष चल रहा है हमारा, उसके हिसाब से पहले -4 प्रेडिक्ट किया गया था, अभी -11.5 प्रेडिक्ट किया गया है। क्रेडिट प्रोफाइल जो है इंडिया की वो अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रही है क्योंकि ग्रोथ कम है। हमारे ऊपर जो डेट है वो ज़्यादा है, मतलब कर्ज़ का बर्डन ज़्यादा है। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसके कारण ही जो है अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इस सभी का कारण है कोरोना पैंडेमिक या कोरोना वायरस की महामारी। और म्यूचुअली हम रीइंफोर्स कर सकते हैं जो रिस्क है, डीपर स्ट्रेसेस जो इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड इरोजन हो सकता है। इरोजन हो सकता है मतलब अपरदन हो सकता है, हमारी जो भी आर्थिक जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बुरी तरीके से असर हो रहा है इसका, और प्रेशर जो है वो क्रेडिट प्रोफाइल पे पड़ता है। तो मूडी ने यही कहा है कि अब 11.5% का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। मूडीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं बेसिक्स। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ये एक सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी है ये। इनका काम है बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। इनके प्रेडिसेसर्स कौन है? तो मूडीज़ एनालिसिस पब्लिशिंग कंपनी इनके प्रेडिसेसर्स है, मतलब ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी का एक हिस्सा है ये। इनको 1909 में बनाया गया था, लगभग 111 साल हो चुके हैं। हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। और मूडीज़ कॉर्पोरेशन इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो है, वेबसाइट आप देख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।